Hello students, welcome to the English class of 10th standard। कल हमने 8th यूनिट किया था आवर फेदर्ड फ्रेंड्स और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 9 ट्यून अप ओ टीन्स। इसका मतलब है टीन्स का मतलब टीन एज में आने वाले टीनेजर्स। टीन एज समझ रहे हो, 13 से लेके 18 19 तक जो एज होती है वो टीन एज कहलाती है। आप बोल के भी देखेंगे सबके पीछे टीन लग रहा है, 13 14 15 तो सॉरी। तो टीन एज वाले बच्चों से कहा जा रहा है कि आप तैयार हो जाओ। ट्यून अप माना समय के साथ अपनी चीज़ों के साथ क्या करो, ट्यून अप माना उनके साथ मैच हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को रेडी कर लो। तो इसका हम लेसन नहीं पढ़ेंगे और इसके जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स छोड़ के उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स उस पे आ जाएंगे। और वो ब्लैंक्स है, ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, उनको हम समझेंगे। ब्रैकेट में फर्स्ट जो है गेंड का मतलब होता है गेन माना प्राप्त करना, मिलना। इसका पास्ट टेंस है ये। रिलैक्स माना जैसे राहत मिलना, शांति मिलना। तकनीक। प्रिफर माना पसंद करना। देयर आर मैनी टेक्निक्स टू रिलैक्स द माइंड एंड द बॉडी। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो कि माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करती हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, है ना, अपनी मन को नियंत्रित करना। हमारा मन जो चंचल है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उसको हम नियंत्रित करके सांसों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। मेडिटेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमारी माइंड और बॉडी को रिलैक्स मिलता है। आई हैव गेन्ड अ लॉट थ्रू मेडिटेशन। मुझे मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ मिला है, मतलब मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। आई प्रिफर टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग। मुझे मॉर्निंग के टाइम पे मेडिटेट करना पसंद है, अच्छा लगता है। सेकंड है रेस्पॉन्स कन्वीनियंट। रेस्पॉन्स माना उत्तर देना या जवाब देना। कन्वीनियंट मतलब जब आपको ठीक लगे। सुटेबल योग्य। अनकंफर्टेबल असुविधाजनक। वॉट टाइम इज़ सुटेबल टू यू। तुम्हारे लिए कौन सा टाइम योग्य रहेगा। द शॉपकीपर आस्क्ड राम। शॉपकीपर ने राम से पूछा। राम स्टूड देयर साइलेंटली। राम चुपचाप खड़ा रहा। देयर वॉज नो रेस्पॉन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया, लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। ही लुक्ड अ बिट अनकम्फर्टेबल। वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल माना इस चीज़ से उसको कंफर्ट नहीं मिला, मतलब उसको मज़ा नहीं आया या उसको सुविधा नहीं थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। द शॉपकीपर अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड सेड। दुकानदार जो था उसकी प्रॉब्लम को समझ गया और कहा, यू कैन कम वेन एवर इट इज़ कन्वीनियंट टू यू। आप उसी समय आ सकते हो जब आपको ठीक लगे। कन्वीनियंट माना जैसी आपकी सुविधा हो, आपको जो ठीक लगे, जब टाइम मिले तब आ सकते हो। थर्ड है इम्पॉसिबल असंभव। स्ट्रेंथ मजबूती या ताकत। रिक्वायर्स माना ज़रूरत। एक्सपीरियंस अनुभव। राज स्पोक अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। राज ने माउंटेन क्लाइंबिंग माना पर्वतों पर जो चढ़ाई करते हैं, पर्वतारोहण, उसका जो अनुभव था उसके बारे में बताया। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। और पर्वतारोहण के लिए हमको शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्या चाहिए होती है, ताकत या मजबूती चाहिए होती है। मतलब मन से भी मजबूत हो और शरीर से भी मजबूत हो तो ही हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। बट वंस यू रीच द टॉप नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल। लेकिन जब आप एक बार टॉप पे पहुंच जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़ संभव है। फोर्थ है बोर्डम। बोरियत। फॉर्चुनेट।
सौभाग्यशाली, नेगेटिव नकारात्मक, एंटरटेन मनोरंजन। Today the children are fortunate to have many forms of entertainment to get rid of their boredom. आज बच्चे भाग्यशाली हैं कि उनको मनोरंजन के काफ़ी मैनी फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, रूप। उनके पास मनोरंजन के कई रूप है, कई रूप का मतलब कई साधन है। टू गेट रिड ऑफ देयर बोर्डम, इसका मतलब कि अपनी बोरियत से छुटकारा पाने के लिए उनके पास काफ़ी सारे मनोरंजन के तरीके या साधन हैं। बट एट द सेम टाइम थिंग्स लाइक मोबाइल्स एंड वीडियो गेम्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम। लेकिन साथ में हम ये भी देखें तो मोबाइल्स और वीडियो गेम्स जो हैं उनका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। फिफ्थ है असेंशियल माना ज़रूरी, फिजिकल शारीरिक, अवॉइडेंस मतलब टालना, मेंटेन माना मेंटेन करना। अवॉइडेंस ऑफ एक्सरसाइज इज़ नॉट गुड फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, अर्थात एक्सरसाइज जो हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कसरत करते हैं उसको अवॉइड करना हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मतलब हमको शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। इट इज़ असेंशियल टू मेंटेन अ रेगुलर टाइम टेबल फॉर एक्सरसाइज। इट इज़ असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, है ना। रेगुलर टाइम टेबल माना नियमित रूप से आपको अपना टाइम निकाल कर रोज़ फिक्स कर देना चाहिए कि इस टाइम पे तो मेरी एक्सरसाइज ही होगी, है ना। ये मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस माना अपना दिखाना कि आपने किस तरह से कार्य किया। डिस्करेज निराश होना। कंसर्न का मतलब संबंध रखना, नेगेटिव नकारात्मक। द कोच वॉज कंसर्न अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। कोच मतलब किसी भी टीम को खिलाना सिखाने वाला कोच होता है। तो कोच वॉज कंसर्न अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस, कोच जो थे वो टीम के पुअर परफॉर्मेंस माना खराब उनका क्या कहना चाहिए, परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, प्रदर्शन, टीम का खराब प्रदर्शन से कोच जो था वो बहुत संबंध रखता था। एनी नेगेटिव कमेंट कुड डिस्करेज द प्लेयर्स, कि कोई भी नकारात्मक अगर कमेंट आया तो वो प्लेयर्स को डिस्करेज कर देगा। डिस्करेज माना निराश कर देगा। अगर किसी ने भी कुछ नकारात्मक कमेंट दिया तो वो प्लेयर्स को डिस्करेज कर देगा, मतलब उससे वो निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेवेंथ ऑडिएबल एनर्जी। ऑडिएबल मतलब सुनने लायक, एनर्जी ऊर्जा, एडवाइस सलाह देना, सफरिंग माना कष्ट। ग्रैंडफादर वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ग्रैंडफादर जो थे वो फीवर से कष्ट झेल रहे थे, मतलब उनको तकलीफ हो रही थी। सफरिंग का मतलब यहाँ पे तकलीफ भी ले सकते हैं, बुखार से काफ़ी तकलीफ थी। ही हैड बिकम सो वीक दैट द वॉइस वॉज हार्डली ऑडिएबल। वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनकी आवाज़ भी मुश्किल से सुनने लायक थी। ऑडिएबल माना सुनने लायक। द डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स एंड एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट एंड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू रीगेन हिज स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब किए माना लिख कर दिए सॉरी, और सलाह भी दी है कि वो पूरी तरह से आराम करें और अच्छे काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स, प्लेंटी माना काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स भी खाएं जिससे उनको फिर से ताकत आ सके। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ नहीं, एनर्जी, टू रीगेन हिज एनर्जी। ऊपर ब्रैकेट में ऑडिएबल एनर्जी एडवाइज और सफरिंग लिख रखा है, तो यहाँ पे फ्रूट्स टू रीगेन हिज एनर्जी आना चाहिए। वैसे दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं, सिनोनिम्स ही हैं। नेक्स्ट है, लेकिन हमको जो वर्ड दे रखा है ब्रैकेट में वही भरना है ना, तो यहाँ एनर्जी कर देंगे हम। नेक्स्ट है ब्रैकेट में अरेंज, इम्प्रूव, डिमांड और डिस्कस। अरेंज माना व्यवस्था करना, व्यवस्था की,
इम्प्रूव माना सुधारना, डिमांड मांग, डिस्कस बहस, किसी चीज़ को लेकर हम विचार विमर्श भी कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं हर चीज़ पे बहस ही हो। द वर्कर्स डिमांड अ राइज इन सैलरी, मजदूर जो थे, कर्मचारी जो थे, वो चाहते थे कि उनकी सैलरी मतलब उनकी पगार में क्या हो, राइज माना वृद्धि। दे ऑल्सो वॉन्ट द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशंस, वो मैनेजमेंट से ये भी चाहते थे कि उनकी जो काम करने की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे काम करते समय उनको कुछ और सुविधाएं चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही हैं, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। द मैनेजमेंट हैज़ अरेंज्ड अ मीटिंग विद देम टू डिस्कस ऑल द इश्यूज़, मैनेजमेंट ने अरेंज किया है, मतलब व्यवस्था की है मीटिंग की, कि उनके इश्यूज़ माना उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनके साथ बैठकर डिस्कस करने के लिए मीटिंग की व्यवस्था भी की है। नेक्स्ट है रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को जो क्या करना है, हमको करेक्ट करना है, गलत दे रखे हैं। अ रैबिट वॉज वेरी प्राउडली ऑफ बीइंग एबल टू रन फास्ट, इसमें प्राउडली नहीं होगा, रैबिट वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू रन फास्ट, क्योंकि रैबिट को तेज दौड़ने पर क्या था, अभिमान था, प्राउडली नहीं। प्राउडली तो हो जाएगा अभिमान से, हमको अभिमान से नहीं अभिमान ही बताना है। वन डे इट सॉ अ टॉर्टोइस विच वॉज मूविंग वेरी स्लो, उसने एक दिन एक कछुए को देखा जो कि वो बहुत स्लो चल रहा था, स्लोली, मूविंग वेरी क्या होना चाहिए, स्लोली, बहुत धीरे से चल रहा था। द रैबिट स्टार्टेड लाफिंग, रैबिट ने उस पर हंसना शुरू किया और क्या बोला, यू आर सो स्लो, तुम बहुत धीमी गति से चल रहे हो। ही सेड टू द टॉर्टाइस, ही कौन, रैबिट, ही सैड टू द, ये जो सैड दे रखा है वो उसका अर्थ क्या है, दुखी होना, लेकिन हमको क्या है, ही सैड टू द टॉर्टाइस, उसने टॉर्टाइस से कहा। तो सैड की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, SAID, देखो प्राउडली का प्राउड, स्लो का स्लोली और सैड का SAID, सैड, दोनों सैड का उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी आपको है कि फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग, अभी हाउ लॉन्ग दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया आपको इंक्वायरी एज नेचर, कि कई बार हम घर में भी एक दूसरे से क्या करते हैं, कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमारा एक तरह से जैसे एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो वो उसके सवाल अलग होंगे, एक नेचर में हमारे इंक्वायरी जो होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आता है इंक्वायरी एज नेचर। तो हाउ लॉन्ग है ना, हाउ लॉन्ग हमने बनाया सेंटेंस, इट टेक्स टू रीच मुंबई थ्रू ट्रेन, है ना, कि हम ट्रेन से मुंबई पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा, हम ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अब सॉरी, अब इसकी जगह ज़रूरी नहीं है यही सवाल हो, हम कुछ और भी भर सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, आप कितने लंबे समय से यहाँ रह रहे हो, है ना, कितना लंबा समय। हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम से, है ना, तो कोई भी टाइम से रिलेटेड सेंटेंस बनाकर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड है द लेडी एंटर्ड, द लेडी दे रखा है, अब हमको डिस्क्राइबिंग क्या दे रखा है, प्लेस, प्लेस को डिस्क्राइब करना है, तो प्लेस वाला सेंटेंस आना चाहिए। अब द लेडी एंटर्ड द क्राउडेड मॉल, ऐसे भी हो सकता है ना। अब हमने मॉल क्या है, प्लेस, और उसको हमने क्या कर दिया, बता दिया क्राउडेड, क्राउडेड बना भीड़ से भरा हुआ। अभी दिवाली के सीज़न में क्या था, मॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो क्राउडेड मॉल लिख देंगे, तो वो क्या हुआ, प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड क्राउडेड।
अभी वो तो हमने बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस बनाया, द लेडी एंटर्ड इनटू द क्राउडेड मॉल। ऐसे ही ये भी बना सकते हैं, द लेडी एंटर्ड इनटू द हैवीली क्राउडेड वेजिटेबल मार्केट। प्लेस आना ज़रूरी है और प्लेस की विशेषता बताना भी ज़रूरी है। थर्ड है बॉयल द वेजिटेबल्स प्रॉपरली। बॉयल जो दे रखा है वर्ड, उसके बाद आगे का हमको करना है। बॉयल द मिल्क एंड ऐड टी लीव्स, है ना। मिल्क को क्या करो, बॉयल करो और उसमें चाय की पत्ती डालो तो चाय बन जाएगी। बॉयल द वेजिटेबल्स प्रॉपरली एंड ऐड सॉल्ट एंड पेपर टू दैम। इसका मतलब है वेजिटेबल्स को बॉयल करो और उसमें प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से सब्जियों को बॉईल करके उसमें नमक और मिर्च डालो। ये क्या हुई, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी काम करने का तरीका जब हमको बताते हैं। अभी हमने ये बताया ना तरीका कि पहले सब्जियों को बॉईल करो, फिर उसमें नमक डालो, फिर उसमें मिर्च डालो। ऐसे ही कोई भी काम करने का जो तरीका बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। चाय बनाने का तरीका तो है ना, क्या आएगा, टेक द मिल्क, बॉयल इट एंड ऐड द टी लीव्स एंड शुगर। तो वो भी क्या हुआ, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है कस्टमर और शॉपकीपर बात कर रहे हैं, तो कस्टमर इंक्वायरी एज अ नेचर, है ना। कस्टमर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा कि शॉपकीपर ने ये जवाब दिया, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 रुपीज़। शॉपकीपर का जवाब है कि इसकी कॉस्ट आपको 50,000 पड़ेगी, है ना। तो कस्टमर ने, ग्राहक ने यही सवाल पूछा होगा ना कि ये कोई सी भी जो वस्तु जिसकी बात कर रहा है, सब में देखो टीवी की बात हुई है, चारों सेंटेंस में टीवी वर्ड आया है, ये टीवी सेट। तो इस टीवी सेट की कीमत क्या होगी, तभी तो शॉपकीपर ने ये जवाब दिया होगा कि इसकी कीमत आपको 50,000 रुपये पड़ेगी। तो शो मी द बेस्ट टीवी सेट, मतलब मुझे टीवी सेट दिखाओ, मेरा टीवी सेट काम नहीं कर रहा है, मैं नया टीवी सेट खरीदना चाहता हूँ। ये नहीं होके बल्कि पहला जो ए है वो होना चाहिए कि इस टीवी सेट की कीमत क्या है, तभी शॉपकीपर का ये रेस्पॉन्स है। सेकंड है बिपिन और नितिन। बिपिन बोल रहा है आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। इस साल मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो नितिन एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। अगर बिपिन नितिन को बता रहा है कि मैं इस साल क्लास में फर्स्ट आया तो नितिन खुश होगा और क्या कहेगा उसको, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हाउ मच डिड यू स्कोर, तुमको कितने मार्क्स आए, है ना, दैट्स वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और शो मी योर रिजल्ट शीट, तुम मेरे को अपनी रिजल्ट शीट दिखाओ। अब इसमें हमको ब्रैकेट में दे रखा है एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। इसका मतलब है कि प्लेजेंट्रीज हमने पहले 9th में भी सीखे थे, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ, ये सब क्या होते हैं, प्लेजेंट्रीज कहलाते हैं। तो हमको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, दैट्स वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको बहुत बहुत बधाई। तो सी आंसर आएगा। मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शंस। फर्स्ट है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी सेट, मिस्टर दवे आस्क्ड द सेल्समैन। इस टीवी सेट का क्या प्राइस है, मिस्टर दवे ने सेल्समैन से पूछा। अब देखो इधर 3 सेंटेंस है, इधर 2 दे रखे हैं, तो हमको कोई एक ऐसा है जो प्लेस या डिस्क्राइबिंग प्लेस या इंक्वायरी एज नेचर, दोनों में से कोई एक जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या हुआ, मिस्टर दवे ने सेल्समैन से पूछा कि इस टीवी सेट का क्या प्राइस है। तो ये क्या कर रहा है, मिस्टर दवे क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी एज नेचर, वो इस टीवी सेट की कीमत जानना चाहते हैं, इसीलिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मार्केट वॉज क्राउडेड विथ हॉकर्स। बाजार जो है पूरी ठेले वालों से भरी हुई थी। तो ये क्या हुआ, मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि मार्केट कैसी थी, मार्केट क्या है, प्लेस,
और मार्केट भरी हुई थी, हॉकर्स से भरी हुई थी, ठेले वालों से भरी हुई थी, तो ये क्या कर रहा है, मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्लेस है और डिस्क्राइबिंग प्लेस हो जाएगा। थर्ड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा कि कितने बच्चे पिकनिक पर चलने वाले हैं। ये भी क्या हो गया, इंक्वायरी कर रही है टीचर, उसी हिसाब से अरेंज करेंगे, तो ये भी हुआ इंक्वायरी एज नेचर। ड्राफ्ट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ नीरजा व्यास टू हर कजिन अमर त्रिवेदी एट amartrivedi@gmail.com congratulating him on his success at the board examination। हमने पहले 9th में भी ये ईमेल किया है, सीखा है, तो हमको ईमेल लिखना है। ईमेल माना इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ नीरजा व्यास, इसका मतलब है हम नीरजा व्यास की तरफ से उसके कजिन को, उसका कजिन कौन है, अमर त्रिवेदी, उसको हम क्या कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। ईमेल एड्रेस क्या है, अमर त्रिवेदी, अमर वैसे नाम देखो अमर त्रिवेदी ए कैपिटल टी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे ईमेल एड्रेस में उसने देखो अमर का ए स्मॉल, त्रिवेदी का टी स्मॉल, और दोनों साथ में लिखे हैं, अलग अलग नहीं है, है ना। ईमेल एड्रेस ऐसे ही बनाई जाती है। फिर @gmail.com ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमको मेल करना है। और मेल करने का रीज़न क्या है, उसको हमें बधाई देनी है कि उसको बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता मिली। तो इसको हमें लिखने का जो तरीका सीखना है वो कैसे करना है। पहले तो हम लिखते हैं टू, है ना, तो टू में क्या आ जाएगा, किसको लिख रहे हैं हम, अमर त्रिवेदी @gmail.com, ये टू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, ये ईमेल एड्रेस। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसके बाद आ जाएगा डियर अमर, त्रिवेदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर डियर अमर। फिर क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस एट द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें कोई लंबा चौड़ा निबंध की तरह नहीं लिखना होता है, हमको मेन बात जो है वही करनी होती है। तो तुमको बहुत बहुत बधाई हो कि तुमको बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता मिली। ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हम सब को तुम पर बहुत गर्व है। यू रियली डिज़र्व दिस बिकॉज वी ऑल नो हाउ हार्ड यू हैव वर्कड थ्रू आउट द ईयर। यू रियली डिज़र्व दिस, तुम वास्तव में इसके लायक थे क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने पूरा साल इसके लिए कितनी मेहनत करी है। आई नो योर एम्बिशन इज़ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता है कि तुम्हारी जीवन में तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू इन दैट डायरेक्शन, तो इस दिशा में तुमने क्या करने का सोचा है। डू लेट मी नो, मुझे इसके बारे में बताना। आई शैल कम होम एज सुन एज माई लीव इज़ ग्रांटेड, मैं जैसे ही मेरी लीव, मेरे को छुट्टियां मिलती हैं तो मैं तुम घर पर ज़रूर आऊँगा। गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर, मेरी रिगार्ड्स माना माता और पिता को प्रणाम कहना। योर्स लविंगली, कौन किसकी तरफ से हम लिख रहे हैं, नीरजा व्यास, तो क्या लिखेंगे, योर्स लविंगली नीरजा। समझ में आ गया, ये ईमेल लिखने का तरीका है। और आगे भी जब ईमेल आएगी तो हमें ये आपको अपनी वर्कबुक में करना है, और इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। और यहीं पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है, और तब तक के लिए थैंक्स।